Assalamu alaikum viewers, welcome in Islam. This is me Rauf. आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो दैट इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th. दिस इज चैप्टर नंबर 6 electoral politics in Jammu and Kashmir, that is erstwhile state of Jammu and Kashmir. अब इस चैप्टर में अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो पहले वीडियो में ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है. अब आज क्या डिस्कस करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, उस टॉपिक में हमने ग्लांसी कमीशन पे बात की थी और ग्लांसी कमीशन में क्या फिर प्रजा सभा कैसे वजूद में आ गई, फिर महाराजा ने क्या किया और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव जो बॉडीज जो बनी फिर गवर्नमेंट के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था उसको कैसे एक फ्रेमवर्क के तहत मॉडर्नाइज किया गया या मॉडिफिकेशन लाई गई या उसमें कैसे फिर फर्दर सीट्स को इन्हांस किया गया वो हमने वहां तक पढ़ा था. तो दैट मीन्स जो इंडिपेंडेंस का दौर था इंडिया का उससे पहले जो बात थी वो हमने कंप्लीट की. जो एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसके रिलेटेड तो वो ऑलरेडी क्लियर है. अब जो आज का टॉपिक है फिर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद जो 1947 का टाइम था फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या जो जुडिशियल स्ट्रक्चर था वो कैसा रहा या एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है गवर्नमेंट की वो कैसी रही, वो वजूद में आ गई. तो इन सब चीज़ों पे बात करते हुए आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें डिस्कस क्या करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. हमने मेल वोटर्स तक डिस्कस किया था और फीमेल वोटर्स फिर कंटेस्टिंग इलेक्शंस के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और फिर कैसे उसमें बिहेवियरल चेंज या ट्रेंड आ गई. इलेक्टोरल बिहेवियरल जो कश्मीर का जो लोकतंत्र है उसमें कैसे तब्दीली आ गई तो वो आज डिस्कस करना है. उसमें हम 1951 से बात करेंगे. तो 1951 से आगे आगे फिर कैसे चेंजेस आ गई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर वो सारा डिस्कस करेंगे. तो इस टॉपिक में हम जो है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1951 से बात करेंगे जब इलेक्शंस हेल्ड हुए थे. तो फिर वो कैसे आगे आगे जब चेंज आ गया टाइम के अंदर तो आगे क्या कहते हैं उसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. फिर धीरे धीरे इसने कैसे अचीव किया अपने गोल्स इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने और इसने किस हद तक पीपल को जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनको खुश किया, सेटिस्फाई किया या उनको डिसैटिस्फैक्शन मिला. अगर सेटिस्फाई किया हुआ है तो ये सक्सेसफुल रहा होगा, अगर डिसैटिस्फैक्शन था तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा होगा. तो वही टॉपिक जो है इसमें इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया इस पॉलिटिकल साइंस में. क्यों? क्योंकि लोगों ने इन द एंड सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाया, वो सेटिस्फाई नहीं है उन डिमांड से जो वो करते थे गवर्नमेंट से. तो इसको फिर एब्रोगेट ही करना पड़ा आर्टिकल 370 और 35A को, जिसकी वजह से पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो गया और उसको यूटी बनाई गई. तो फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल जो है डायरेक्ट सेंटर से इसमें लागू हो गया. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को स्क्रॉल कर करके ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. जो पहली चीज लिखी हुई है ऊपर, द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हेल्ड इन 1951. तो पहली बार इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के लिए 1951 में कंडक्ट किए गए. ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 सीट्स को सिक्योर किया और 73 ऑफ इट्स कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड अनअपोज्ड. इन 75 सीट्स में 73 कैंडिडेट्स को अपोजिशन नहीं मिली, वो अनअपोज्ड ही सिलेक्ट हो गए. सेकेंड जो असेंबली इलेक्शंस जो है 1957 में दोबारा हो गए सेकेंड टाइम, मगर ये वो इलेक्शंस नहीं थे जो पहली बार हुए. क्यों? जो पहली बार इलेक्शंस हो गए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हो गए. ठीक है, ये जो थे ये असेंबली इलेक्शंस थे. देयर इज अ बिग डिफरेंस. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और असेंबली इलेक्शंस क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंसी को फ्रेम करने के लिए, उसमें मेंबर्स लाने के लिए, अमेंड करने के लिए रखा गया था. जो असेंबली इलेक्शंस है इसमें फिर एमएलएज आते हैं. ठीक है, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और उन को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के उनने फिर इलेक्शंस जीतने के बाद
उन सीट्स को फिर लोगों की रिप्रेजेंटेशन उनको मिली और लेटर ऑन फिर उन्होंने कैसे उन डिमांड्स को फुलफिल किया वो डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ उसका बिहेवियरल ट्रेंड डिस्कस करना है। तो क्या लिखा है असेंबली इलेक्शंस के लिए, तो दैट मीन्स फर्स्ट टाइम असेंबली इलेक्शंस कब हुए 1957 में, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस 1951 में हो गए। अब क्या आ गई नई कॉन्स्टिट्यूंसी, क्यों? क्योंकि असेंबली के इलेक्शंस ऊपर पड़ा हमने, अब इलेक्शंस हो गए। अब जो इलेक्शंस होने वाले थे वो 1957 में हो गए असेंबली इलेक्शंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए अब नई आ गई, ठीक है, उसको अडॉप्ट किया गया। मगर उसको अडॉप्टिंग टाइम जो यहाँ पे लिखा है डेट जो है 1956 है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी वहां पे विनर रह चुकी थी, इसने इस बार भी कॉन्टेस्ट इलेक्शन किया, किसके लिए? असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो उस वक्त जो इनका हेड था अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद था, किसका? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसी के अंडर इन्होंने इलेक्शंस लड़े। तो इट वन 68 सीट्स, ठीक है। तो पिछली बार 75 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बट असेंबली इलेक्शंस के अंदर इनको 68 सीट्स मिली, उसमें से 41 अनअपोजिट सीट्स उनको मिली, ठीक है। तो मार्जिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। आउट ऑफ रिमेनिंग 7 सीट्स जो है उसमें उसमें 5 सीटें जो है प्रजा परिषद ने अचीव की, वन हरिजन मंडल को मिली और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिली। तो ओवरऑल कितनी हो गई ये? 68 प्लस 7 हो गया 75। तो यहाँ पे पूरा क्लियर इन्होंने यहाँ पे किया है कि 68 एनसी को मिली, 7 जो रिमेनिंग सीट्स है उसमें से 5 प्रजा परिषद को मिली, एक हरिजन मंडल को मिली और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था उसको मिली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है? 67 में असेंबली इलेक्शंस हुए दोबारा, नेक्स्ट टाइम जब वो हुए उस वक्त जो गुलाम मोहम्मद सादिक था चीफ मिनिस्टर एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा था, द टाइम हैड गॉट मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो कांग्रेस है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके साथ इसने मर्ज किया, ठीक है। किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जो रूलिंग कांग्रेस है उसने 61 सीट्स अचीव की। जनसंघ, दैट मीन्स यहाँ पे कोएलिशन दिखने को मिला, ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट। तो 61 जो है सीट्स इनको रूलिंग कांग्रेस को मिली। जनसंघ जो है उसको ट्रांसफॉर्म प्रजा परिषद में किया गया, उन्होंने 3 सीटें जीती, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फैक्शन है उसको बख्शी गुलाम मोहम्मद के अंडर 8 सीटें मिली। तो रिमेनिंग 3 जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली। टोटल परसेंटेज जो रिकॉर्ड है 58.79% रहा। तो ओवरऑल जो कांग्रेस के साथ मर्जिंग हुई है उसमें 61 सीट्स ही मिले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर यहाँ पे जो जनसंघ है, एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा जो मशहूर है कश्मीर के अंदर, जंग सिंह ब्रोहिस वनान बचन इस खोसनावा, वाई कि वो उनको एक प्रकोप था, वो कह रहे थे जंग सिंह, ठीक है, ये आग देते हैं या घर उनको जलाते हैं। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे जनसंघ पार्टी, तो ये वही है। तो खौफ हिरास का जो माहौल है वो, उसकी जो कहावतें हैं अभी भी जिंदा है समाज के अंदर। तो क्या पता उसके पीछे क्या मोटिव उनका था, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं है और ना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 1972 की असेंबली इलेक्शंस। 1972 में असेंबली इलेक्शंस जो हेल्ड किए गए उसमें चीफ मिनिस्टर सईद मोहम्मद कासिम जो है, रूलिंग कांग्रेस वन द 2/3 मेजॉरिटी। तो कितनी सीट्स है? 58। 2/3 मेजॉरिटी मीन्स अगर 3 हिस्से करेंगे प्रोपोर्शन 75 सीट्स का, जो पोर्शंस है मेजॉरिटी किसके हक में आ गई? कांग्रेस आईएनसी। और 30 आउट ऑफ 43 इन कश्मीर जो है, 28 आउट ऑफ 32 इन जम्मू। दैट मीन्स टोटल आ गई 58 सीट्स। 30 जो है वो कश्मीर में, 43 सीट्स में से 30 किसने जीती? आईएनसी ने, और 28 जो है आउट ऑफ 32 सीट्स जम्मू से इन्होंने हासिल की। टोटल बन गई 58 सीट्स। तो जनसंघ जो है उसको 3 सीटें मिली। जमात इस्लामी जो है, जो आजकल बैन की गई है, उस वक्त वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे कश्मीर के अंदर। कौन? जमात इस्लामिया। तो वो नई एंट्रेंट पार्टी थी, ठीक है, उसने 5 सीटें हासिल की ऑल जम्मू एंड कश्मीर वैली के अंदर।
तो जमात इस्लामिया का जो है वो उस वक्त प्रोपोर्शन रहा सीट्स का, वो 5 सीट्स उनको मिली इलेक्शंस के अंदर। Although after the abrogation of Article 370 and 35A, इनको अब बैन किया गया इस तंजीम को, जमात इस्लामिया को पूरी तरह इसको कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आगे डायरेक्शंस की ये बैन की हुई ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंडिया के अंदर ये पॉलिटिकल फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग सीट्स जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उनको कोई सीट नहीं मिली, ये भी एंट्रेंट है। तो टोटल जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त 1972 में रहा वो रहा 62.15, पिछली बार रहा था 58.79, तो इस वक्त 62.17 परसेंटेज रहा वोटिंग परसेंटेज, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस पे जो है 1977 में हो गए, ठीक है। तो 1977 में असेंबली इलेक्शंस हो गए, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10 सीटें हासिल की और जनता पार्टी जो है उसकी 13 सीटें उसको मिली। तो कितनी आ गई, 10 सीटें आईएनसी को इस वक्त पूरी तरह इनको हार हुई है। तो जो बीजेपी है जनता पार्टी, तो उसको 13 सीटें मिली, इंडिपेंडेंट ने 4 सीटें, जमात इस्लामी को 1 सीट, तो ऑल रिमेनिंग 47 सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। तो इस बार सेकंड टाइम जो है आईएनसी को यहाँ पे मेजॉरिटी विन हुई है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुई थी, फिर उसके बाद अब तब तक इनको जो कोएलिशन का सिस्टम था वो चलता रहा, या कभी ये आउट रहे कभी इन हो गए। अब 1977 में इनको 47 सीट्स मिली, तो ये एक रिवाइवल था इनके लिए। सो टोटल वोटिंग परसेंटेज जो रही इस टाइम वो 67.70, पिछली बार था 62.17, अब है 67, 5% इंक्रीज हो गया, 5.5%। फिर आती है इलेक्शंस 83 के असेंबली इलेक्शंस। तो असेंबली इलेक्शंस इन 83 क्या हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको 47 सीटें मिली, लास्ट टाइम 47, इस बार भी 47 मिली। कांग्रेस जो है उसको 27, कांग्रेस 1 26 सीटें मिली, और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो है वो नई तंजीम आ गई सामने, नई सॉरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कह सकता हूँ, वो 2 सीटें अचीव करता है, जीतते हैं। तो 1 वेंट टू द जमात इस्लामी, इसमें से एक जमात इस्लामी की है लास्ट में जो उनको मिली। तो टोटल इसको 2 मिली, इसको 1 मिली, हो गई 3 सीटें। तो 26 मिली कांग्रेस 1 को। फिर आईएनसी के बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मेजॉरिटी 47 सीट्स के मार्जिन से वो मेजॉरिटी सीटें हासिल कर चुके थे उस वक्त 1983 के इलेक्शंस में। टोटल वोटिंग जो परसेंटेज रहा वो 73.24%। इस वक्त इंक्रीज बार बार कंटिन्यूसली हो रहा है हर असेंबली इलेक्शंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में थ्रू वोटिंग। तो 73.24% जो है वो मार्जिन इंक्रीज हो गया परसेंटेज को। अब जो है 73.24% तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन लोगों ने दिखाई। तो इस पार्टिसिपेशन को हमने अभी तक देखा, ये इंक्रीज हो रही है, लास्ट में इसको डिक्लाइन देखेंगे हम। तो देखिए असेंबली इलेक्शन जब 1987 में हो गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्टोरल अलायंस करता है कांग्रेस के साथ, यहाँ पे फिर से कोएलिशन बनती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली 40 सीट्स जीतती है और टोटल वोटिंग परसेंटेज रहती है 74.88%, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज सिर्फ 1% हुआ है, 1.64% इंक्रीज हुआ है। तो ये 1987 के इलेक्शन है। इसके बाद और एक इलेक्शन हो गया 1996 में। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगेन 57 सीट से विनर होता है डिक्लेयर। तो आउट ऑफ 87 जो है सीट्स इसको 57 मिली, क्योंकि 87 जो है इंक्रीज हो गया था, जो हमने क्लांसी कमीशन के बाद देखा था, पढ़ा था, उसमें अमेंडमेंट बिल लाई गई, तो फिर चेंज लाई गई सीट्स के प्रोपोर्शन में भी, फिर आज़ाद कश्मीर के लिए भी कुछ सीट्स रखी गई। तो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पे देखिए वोटिंग परसेंटेज थी 73.24 1983 के इलेक्शन में। ये 1987 के इलेक्शंस में 1987 में कितनी परसेंटेज थी, 74.88। तो 1996 के इलेक्शंस में यहाँ पे 53.92% है। बीच में जो गैप है ना 87 से 96 तक, क्योंकि कश्मीर के हालात ठीक नहीं रहे, यहाँ एनकाउंटर्स होते थे, यहाँ बाकी जो सड़कों पे अचानक धमाके होते थे, माइंस होती थी, उस वक्त हालात बहुत ख़राब थी। तहरीक का दौर यही था जब यहाँ से बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान हो चले गए ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से फिर वो हथियार लेके आ गए, एक तहरीक आज़ादी लेके, वो फिर उसी मिशन के तहत
फिर वहाँ से वापस रिटर्न आ गए। तो तब से लेके अभी तक की जो मिलिटेंसी का जो दौर है ये चलता रहा। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद क्या हुआ। तो 2002 में इलेक्शंस फिर से होते हैं। 2002 में इलेक्शंस जब होते हैं तो आईएनसी जो है नेशनल कांग्रेस 20 सीट्स जीतता है, पीडीपी को 16 सीट्स मिलती है, पैंथर्स पार्टी को 4 सीट्स मिलती है, बीजेपी को 1 सीट मिलती है, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 45। तो यहाँ पे डिक्लाइन फिर से 50% से 45% तक। तो डिक्लाइन अब धीरे धीरे देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आईएनसी किसके साथ कोएलिशन करता है, पीडीपी के साथ। तो पहली बार पीडीपी जो है अपनी प्रेजेंस दिखाता है, पॉलिटिकल जो यहाँ पे नेचर है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि बिहेवियर, इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे इलेक्टोरल बिहेवियर में पीडीपी इंट्रोड्यूस अपनी एंट्री करता है, यहाँ पे नई पार्टी एंटर होती है। फिर इस 2002 के बाद और एक इलेक्शन हो गया, वो 2008 में हुआ। तो ये आप देख सकते हो 2008 के इलेक्शंस में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 28 सीट्स के साथ सीट्स हासिल करता है। पीडीपी को मिलती है 21 सीट्स और कांग्रेस को मिलती है 17 सीट्स और बीजेपी को मिलती है 11 सीट्स। ठीक है, ये 2008 के इलेक्शंस में फिर पैंथर्स पार्टी को 3 सीट्स मिलती है, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 60%। तो यहाँ पे कुछ इंक्रीज देखने को मिली है, वो कैसे है मुझे नहीं पता है कैसे हो गया इंक्रीज, अगर डिक्लाइन था अभी तक। तो फिर यहाँ पे भी कोएलिशन गवर्नमेंट वजूद में आ गई। ठीक है, 2014 का जो दौर था उसमें लास्ट टाइम इलेक्शंस हो, उसके बाद कभी नहीं हो गए। 2014 के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस में पीडीपी ने 28 सीटें हासिल की, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट्स मिली, कांग्रेस को 12 मिली, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 65 हो गई, 65.52। तो फिर ये जो है पीडीपी ये कोएलिशन करती है बीजेपी के साथ, 25 सीट्स प्लस 28 सीट्स होता है ये 53। तो उस वक्त फिर गवर्नमेंट जो है बहुत देर तक गवर्नर रूल रहता है, क्योंकि ये 2014 की बात है और इमरजेंसी लागू रहती है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में पहले एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया, मुफ्ती सईद था जो पार्टी प्रेसिडेंट थे। तो फिर एजेंडा ऑफ अलायंस के तहत फिर इन्होंने बहुत टाइम लिया गवर्नमेंट में कि कौन चीफ मिनिस्टर किस पार्टी से होगा, एक्स चीफ मिनिस्टर कहाँ से होगा, किस प्रोपोर्शन के साथ हम इस गवर्नमेंट को फॉर्मेट करेंगे। तो एजेंडा ऑफ अलायंस जो AOA कहलाता है उसमें 21 एग्रीमेंट्स पे साइन हो गया। अब देखते हैं हम इस जो है चार्ट डैशबोर्ड दिखाया गया है, वोटिंग परसेंटेज 1967 से 2014 तक। देखिए 67 में 58.79%, 72 में 62.717%, 77 में 67.70%। तो यहाँ से इंक्रीज दिखने को मिलता है। 73.24 पीक होता है यहाँ पे 1983 में, फिर 74.88% 1987 में रहता है, उसके बाद डिक्लाइन आता है 53.92, फिर और डिक्लाइन 2002 में 45.0%, फिर इंक्रीज 60.05%, 65.52%, फिर अचानक इलेक्शंस हमेशा हमेशा के लिए जो ट्रेंड है इलेक्टोरल बिहेवियर की वो खत्म हो गई कश्मीर के अंदर और फिर एबोलिश आर्टिकल किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एज ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से मिलती है हमें पता चलता है जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस रही या कोएलिशन पार्टीज में पार्टीज रही वो 3 ही है। एक तो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पीडीपी इन द प्रीवियस फेज ऑफ इलेक्शंस थे। तो 3 पार्टीज ने यहाँ पे डोमिनेट ज्यादा किया है, मगर इस वक्त जो डोमिनेंट पार्टी है वो बीजेपी है। उसने पूरे इंडिया में जैसे कि वाइप आउट किया आईएनसी को दोनों इलेक्शंस के अंदर, और उसी असना में फिर ये डिसीजन लिया गया कि कश्मीर का जो मसला है ये हमेशा हमेशा के लिए हम सॉल्व करेंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। तो लोग जो है इस पर्सपेक्टिव को अपने एंगल से समझ रहे थे, बट गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो कुछ और था। वो क्या था, उन्होंने आर्टिकल को ही एब्रोगेट किया, उन्होंने 35A को ही रिमूव किया। ऑल्दो बहुत अपोजिशन हो गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया गया, बट समहाउ जो डिसीजन होना था वो ले लिया गया। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो ट्रेंड है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती है। अब जो है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है और ये यूटी है। यूटीज 2 बन गई, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गई और लद्दाख दूसरी यूटी बन गई।
तो इन दोनों यूटीज से टोटल नंबर ऑफ यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में है वो 9 हो गई, स्टेट्स कम एक हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये आज के टॉपिक में ग्लॉसरी है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, अमेंडमेंट, अलायंस, प्रोक्लेमेशन एंड इलेक्टर। ये आप याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ एरस्टाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। That was all today. See you in the next video. Till then, Assalamu alaikum. Stay tuned with Let's Learn.